हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समारा नॉलेज हब। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है अपलोड कर चुकी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने वीडियो में लास्ट डिस्कशन जो था हमारा प्रोसीजर फॉर ऑफ द कंपोजिशन स्कीम डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई यानी अंडर जीएसटी की। प्लेस ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या है जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई रिजीम ये क्या डिटरमाइन करते हैं, ये बताता है कि लोकेशन जहाँ गुड्स और सर्विसेज जो है कंसिडर की जाएगी सप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, यानी कि टैक्सेशन के लिए वही चीज़ वही सर्विसेज को अडॉप्ट मतलब गुड्स को माना जाएगा उसके लोकेशंस के हिसाब से। यानी कि जीएसटी कैसे डिटरमाइन की जाएगी, लोकेशंस के हिसाब से। ठीक है, या तो वो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होगी या इंटर स्टेट सप्लाई। अगर लोकेशन के हिसाब से देखोगे तो यही तो डिफरेंस आएगा कि वो इंटर स्टेट या इंटर स्टेट सप्लाई है। ठीक है, जो कि इफेक्ट करेगी हमारी सप्लाई को सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब जीएसटी में। तो देखते हैं आइए इसका जनरल प्रिंसिपल क्या है। तो जनरल प्रिंसिपल इसका है कि टाइप्स ऑफ सप्लाई। पहले तो हम ये देखेंगे कि किस तरह का सप्लाई है, या तो वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है। ठीक है, सेकंड थिंग कि किस तरह का नेचर है ट्रांजैक्शन का, ही वो किस तरह की ट्रांजैक्शन है, या तो वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई की प्लेस क्या है सप्लाई का, गुड्स का। ठीक है, वो जो गुड्स है सप्लाई किया जा रहा है इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट हो रही है मूवमेंट उस गुड्स की। थर्ड है कुछ स्पेशल केसेस में कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या देखी जाती है, सर्विस रिलेटेड टू गुड्स, सेल ऑफ गुड्स या लीज ऑफ गुड्स। यानी कि आपने जो भी सर्विसेज है वो गुड्स से रिलेटेड थी। ठीक है, या तो आपने उस गुड्स को सेल आउट कर दिया, लीज पे दे दिया, तो वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर। और नेक्स्ट है सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ ऐसी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ थी, तो वो भी कंसिडर की जाएगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई में। फोर्थ है लोकेशन ऑफ द इवेंट। इवेंट का मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे एग्जैक्ट हुई है, वो लोकेशन भी डिटरमाइन जो की जाती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई में ही की जाती है। फिफ्थ है हमारी ऑनलाइन सर्विसेज। आपने कुछ ऑनलाइन सर्विसेज भी ली है, सपोज करो आपने जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन किया है, यानी कि जो सप्लाई गुड्स के सर्विसेज की है वो ऑनलाइन ही किया है। तो वो जो ऑनलाइन का जो सोर्स है वो कहाँ से है, यानी कि वो कौन से स्टेट से ऑनलाइन स्टार्ट हुए ट्रांजैक्शन, वो भी कंसिडर किया जाता है। एंड लास्ट है कि प्लेस ऑफ सप्लाई में इन केस ऑफ एक्सपोर्ट हो या इम्पोर्ट हो, ठीक है, या ट्रांसिट हो, तो भी वो कंसिडर किया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर। नाउ कि प्लेस ऑफ सप्लाई से क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई का यूज़ करके हम जीएसटी कैलकुलेट करें तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। पहला है कि डिटरमाइन द एप्लीकेबल टैक्स। तो ये बेसिकली ये एग्जैक्ट जो एप्लीकेबल टैक्स होना चाहिए उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे, उस गुड्स पर, तो वो डिटरमाइन करता है। सेकेंड थिंग, इससे जुडिशियल कंट्रोल रहता है। जुडिशियल यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका कंट्रोल मेंटेन रहता है गुड्स पे और ट्रांजैक्शंस पे। थर्ड है कि प्रॉपर कंप्लायंस। इससे क्या होता है, प्रॉपर एक वे में, स्ट्रक्चर में आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल होता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा वो डिफ़ॉल्ट या डिस्प्यूट नहीं होगा कि सीजीएसटी या एसजीएसटी या किसको हम पे करेंगे, राइट। तो ये था हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। तो जैसे आपको पता चल रहा होगा कि हम सप्लाई जीएसटी कैलकुलेट करने में टाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है, इन नॉर्मल वर्ड्स। तो ये जो है वो की कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर। ये बेसिकली डिटरमाइन करता है एग्जैक्ट पॉइंट जब जीएसटी जो है यानी लाइबिलिटी वो अराइज होती है, यानी ठीक है, जब टैक्स जो है वो पे करना चाहिए टू द गवर्नमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिटरमाइन करने में ड्यू डेट फॉर जीएसटी पेमेंट। ठीक है, दैट, और साथ में रेट ऑफ टैक्स जो अप्लाई होती है कि हाउ बिजनेस रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन देयर जीएसटी रिटर्न, राइट। तो यानी कि हम वो ट्रांजैक्शन के टाइम के यानी टाइम के अकॉर्डिंग हम जीएसटी का रेट डिटरमाइन करते हैं सप्लाई का। ठीक है, जो टाइम ऑफ सप्लाई है ये डिफरेंट है
यानी कि जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसमें जो डेट ऑफ इन्वॉइस है, यानी कि जो इन्वॉइस है उस पर डेट अलग हो सकती है और जो इवेंट हुआ हो वो अलग हो सकती है। मीनिंग डैट आपने इन्वॉइस पहले बना ली पर लेकिन पेमेंट बाद में की, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कंसिडर की जाती है टाइम ऑफ सप्लाई में। ठीक है, जो भी चीज़ पहली हुई होगी, ठीक है, देन व्हेन द इन्वॉइस इज इश्यूड और पेमेंट, तो उसको कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि जो डेट ऑफ इन्वॉइस है और जो इवेंट है वो अलग अलग डेट पे भी हो सकता है, को कभी पहले भी हो सकता है, कभी बाद में भी हो सकता है, इन्वॉइस के इशू होने से या पेमेंट होने से पहले। ठीक है, तो ये था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। अब आता है हमारा नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जैसे नाम से ही आपके थोड़ा सा अटैचमेंट होता होगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है कि जो हमारा गुड्स है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जब हम जीएसटी के रेट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, टैक्सेबल। तो जीएसटी रिजीम में जब वैल्यू ऑफ सप्लाई रेफर क्या करता है कि वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो कि बेसिस की जाती है टैक्सेस पे, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जब हम गुड्स और सर्विसेज के ट्रांजैक्शन की वैल्यू के बेसिस पर हम जब डिटरमाइन करते हैं रेट गुड्स की, तो वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाती है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में जीएसटी रेट तभी अप्लाई किया जाता है जब वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम डिटरमाइन करते हैं उसके अमाउंट कि कितना टैक्सेबल जो है होगा बाय द सप्लायर, इन सप्लायर को कितना अमाउंट टैक्सेबल देना होगा। तो अब समझते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये जो है डिटरमाइन हेल्प करता है जानने में कि हाँ हम कितना जीएसटी जो है वो चार्ज कर सकते हैं एक ट्रांजैक्शन में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि एक ट्रांजैक्शन हुई तो जब आप उसकी कॉस्ट यानी कि जब आप उस गुड्स की वैल्यू को डिटरमाइन करोगे तभी तो आप बता सकते हो ना कि उस गुड्स की कितना वैल्यू है चार्ज किया जाएगा एज अ जीएसटी। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये जो है कहाँ दिखाया गया है, ये डिफाइन और गवर्न किया गया है सेक्शन 15 जो है हमारा CGST एक्ट 2017, उसमें मेंशन किया गया है ये चीज़ें। अब क्या क्या जो कंपोनेंट्स है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड किया जाएगा अगर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेटेड किए जाते हो। तो पहला है कि प्राइस पे, यानी आप जो भी प्राइस उस गुड्स के लिए उस सर्विसेज के लिए पे कर रहे हो, ठीक है, बेसिक, तो वो इसमें कंसिडर की जाएगी। सेकंड थिंग कि जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी अगर आपने कोई एडिशनल ट्रांजैक्शन वैल्यू ली है, यानी कि जीएसटी को छोड़ के जो भी आपने टैक्सेस पे किए हैं, यानी कि जीएसटी के अलावा और जो कोई भी टैक्सेस आपने पे किए हैं वो भी इंक्लूडेड की जाएगी इसके अंदर। ठीक है, वो सभी इसमें इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट है कोई भी जैसे इंसिडेंटल चार्जेस हो गए, जैसे पैकेजिंग चार्जेस आपको उस गुड्स की या सर्विसेज की देनी पड़ी, ठीक है, या हैंडलिंग चार्ज, जैसे आप ऑनलाइन जैसे डिलीवरी करते हो तो अगर आपने कभी ब्लिंकिट से या जेप्टो से प्रोडक्ट मंगाया होगा तो उसमें हैंडलिंग चार्जेस लेते हैं 2 रुपये 3 रुपये, तो वो सभी चीज़ें जो हैं वो उस अगर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर दो तो उसमें ऐड ऑन होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जैसे डिलीवरी चार्ज वो दिखाते होगे 3 रुपीज़ 15 रुपीज़, ठीक है, वैल्यू के बेस पे। ठीक है, क्योंकि आपने कभी ये चीज़ें नोटिस की होगी जब आप ब्लिंकिट में कभी ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे देखना डिलीवरी चार्ज अलग दिखाता है और हैंडलिंग चार्ज अलग दिखाता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपका प्रोडक्ट, चाहे आपका प्रोडक्ट जो होगा वो 9 रुपीज़ का होगा ना, तो उस पर आपका जो डिलीवरी चार्ज है 13 रुपीज़, ठीक है, और पैकेजिंग हैंडलिंग चार्ज है 20 रुपीज़। तो किसके बेसिस पे, आपके प्रोडक्ट के बेसिस पे, जितना सस्ता आप प्रोडक्ट मंगाओगे तो चार्जेस उतने ही ज़्यादा होंगे वो। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड की जाती हैं। पैकेजिंग चार्जेस जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड है कि अगर आपको कोई डिस्काउंट या रिबेट मिला है, ठीक है, अगर वो आफ्टर सप्लाई है यानी सप्लाई करने के बाद मिला है तो वो डिडक्ट किया जाएगा, अगर बिफोर सप्लाई तो वो दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी सप्लाई किया तो उसमें डिस्काउंट मिला तो। ठीक है, तो ये था हमारा कंपोनेंट्स। आगे देखते हैं हम अब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूड किया जाएगा अगर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई देख रहे हैं। तो पहला है जीएसटी। जीएसटी में अगर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई की, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि हम वैल्यू ऑफ सप्लाई पे जीएसटी लगाते हैं ना कि प्राइस ऑफ गुड्स पर, तो ये चीज़ें अगर देखना होगा कि आप प्राइस के ऊपर नहीं लगाएंगे जीएसटी, वैल्यू के बेसिस पे लगाएंगे। सेकंड थिंग है कोई भी इंटरेस्ट है या लेट फीस है वो इसके अंदर एक्सक्लूड किया जाएगा जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हो।
थर्ड है कि कोई भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स या रीइंबर्समेंट होता है तो वो भी चीज़ें जो है वो एक्सक्लूजन किया जाएगा फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये हमारा पार्ट 2 था यूनिट नंबर 2 का। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी वो यूनिट नंबर 3 का होगा, रिलेटेड फॉर टू GST सब्जेक्ट। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा समारा नॉलेज हब को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी इंटरेस्टिंग और रिलेटेड टॉपिक से वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।